हेलो। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो कैसे हैं और मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है, वीडियो आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा है, एक बार जरूर कमेंट करके मुझे बता दें ताकि आज की इस कक्षा को हम शुरू कर सकें। चलो, बहुत बढ़िया। मुस्कान, राधे, प्रीति, बहुत बढ़िया। अरुण, राहुल, आ रही है? ओके है? इज दैट ओके? ओके, चलो। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, हम लोग शुरुआत करते हैं। बजट के अवयव में आपको पढ़ा रहा था, एलिमेंट्स ऑफ बजट, है ना। और बजट के अवयव मैंने बताया था कि चूंकि सरकार का बजट है इसलिए सार्वजनिक बजट के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे? सार्वजनिक बजट, पब्लिक बजट आप इसे कहते हैं। तो पब्लिक बजट जो है उसके दो एलिमेंट्स है, मतलब दो भागों में हम उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो मैं लिख रहा हूं सार्वजनिक बजट। क्या लिखूंगा? सार्वजनिक बजट। सार्वजनिक बजट, इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक बजट। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं पब्लिक बजट या लोक बजट भी आप इसे कह देते हैं। कल मैंने बताया था ना, पब्लिक बजट या लोक बजट। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो पब्लिक बजट है या लोक बजट जो है, इसके कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है भाई। सरकारी बजट है, सार्वजनिक बजट यानी कि सरकार का बजट। तो सरकार का बजट दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं सार्वजनिक आय। भाई बजट, बजट में आय और व्यय दोनों होता है ना। तो एक होता है सार्वजनिक आय और एक होता है सार्वजनिक व्यय। यही मैंने बताया था ना कि सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय मतलब सरकार की एक वर्ष में आने वाली इनकम, और दूसरा है सार्वजनिक व्यय यानी कि सरकार का एक वर्ष में होने वाला खर्च। तो आइए जरा मैं यहां पर बताता हूं। सबसे पहला है सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक बोल सकते हैं या इसको लोक शब्द से भी नोटिफाइड करते हैं। तो सार्वजनिक या लोक आय, और आय को हम लोग प्राप्ति भी कह सकते हैं। आय को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राप्ति भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसे आप अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो इसे आप अंग्रेजी में जानते हैं मेरे साथियों, पब्लिक इनकम। पब्लिक इनकम। देखो, यह है सार्वजनिक आय या लोक आय आप इसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द है वो है पब्लिक इनकम या पब्लिक रिसीट। पब्लिक इनकम या पब्लिक रिसीट के नाम से आप इसे जानते हैं। यह अंग्रेजी में इसको जाना जाता है इस नाम से। ओके, तो देखो, सार्वजनिक आय या लोक प्राप्ति क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी हम एक बात लिख लेते हैं कि क्या चीज है ना, और कैसे इसको समझा जा सकता है। तो आइए जरा इसके बारे में हम एक सिंपल सी परिभाषा लिख लेते हैं जो परीक्षा उपयोगी है आप लोगों के लिए। तो लिखेंगे सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में, सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में, सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में यानी कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, ये मैं आपको बता चुका था अपकमिंग और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ना। तो सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर या आगामी वित्तीय वर्ष में मिलने वाली कुल आय क्या कहलाती है? सार्वजनिक या लोक आय कहलाती है। ठीक है, तो भैया सरकार को जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में जितना भी पैसा मिल रहा है वो कहीं से भी मिले, आ रही बात समझ में, उसी को सार्वजनिक आय के नाम से जानते हैं। उसी को किस नाम से जानते हैं? तो सार्वजनिक आय के नाम से जानते हैं। मैं बताऊंगा कि सरकार को पैसा कहां कहां से मिलता है।
अब देखो ये जो सार्वजनिक आय है ना, इसके दो प्रकार है। सरकार की सार्वजनिक आय को दो भागों में डिवाइड करके देखा जाता है। आ गई बात समझ में? तो देखो इसमें हम लिखेंगे यह दो प्रकार से विभाजित है, या इसका जो डिवीजन है, इसके टाइप्स की अगर हम बात करें, इसके प्रकार की अगर हम बात करें, टाइप्स की हम बात करें, इसके टाइप्स की अगर हम बात करें, तो इसके टाइप्स को दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। सबसे पहला है मेरे दोस्त, उसे आप लोग किस नाम से जानते हो? तो उसे जानते हो आप राजस्व आय। क्या बोलते हो? राजस्व आय। ये बहुत ही शानदार टर्मिनोलॉजी है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। राजस्व आय एक कौन सा प्रकार है? राजस्व आय। और मैं आपको बताते चलूं कि राजस्व आय को रेवेन्यू इनकम के नाम से जाना जाता है ना। इसके बारे में मैं आपको जब लिखाऊंगा ना अंग्रेजी में, तभी लिखा दूंगा, जब इसको एक एक लिखाऊंगा। और दूसरा जो है उसे बोलते हैं पूंजीगत आय। क्या बोलते हैं? पूंजीगत आय। क्या बोलेंगे मेरे साथियों? पूंजीगत आय। पूंजीगत आय इसको बोलते हैं कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसीट के नाम से आप इसे जानते हैं। तो राजस्व आय और पूंजीगत आय, ये दोनों प्रकार की जो आय है वो किसका हिस्सा है? सार्वजनिक आय या पब्लिक इनकम का हिस्सा है। आ गई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं यहां पर थोड़ा सा अंदर घुसूंगा, और दरअसल मैं ये बताऊं कि राजस्व आय को भी दो भागों में डिवाइड करके देखा जाता है। राजस्व आय को भी दो भागों में डिवाइड करके देखा जाता है, टैक्स और एक होता है नॉन टैक्स। आ गई बात समझ में? तो राजस्व आय के फिर दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है टैक्स। पहला जो हिस्सा है वो है टैक्स। चलो, मैं बोल रहा था कि राजस्व आय और पूंजीगत आय, मैंने ये कहा राजस्व आय को दो भागों में डिवाइड करके देखा जाता है। एक को बोलते हैं टैक्स। याद रखना, सरकार को जो राजस्व आय है इसके दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं। एक बोलते हैं टैक्स और दूसरा होता है नॉन टैक्स। देखो सरकार को पैसा जो है वो टैक्स से भी मिलता है और नॉन टैक्स से भी मिलता है ना। तो ये टैक्स क्या है, नॉन टैक्स क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पर फिलहाल ये समझो कि सार्वजनिक या लोक आय का मतलब होता है कि सरकार को अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में, आने वाले वित्तीय वर्ष में, जो सरकार कहां कहां से पैसा कमाएगी उसको क्या बोलेंगे? सार्वजनिक आय के नाम से जानेंगे। और इसके दो प्रकार है, राजस्व आय और पूंजीगत आय। राजस्व आय को भी दो पार्ट में डिवाइड करके देखा गया है, टैक्स और दूसरा कौन सा है? नॉन टैक्स। आइए अब हम हेडिंग डालते हैं राजस्व आय। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, बात समझ में आई ना मैं क्या कह रहा हूं? तो अब मैं अगला हेडिंग डालता हूं, राजस्व आय। आओ जरा, राजस्व आय। राजस्व आय। राजस्व आय, और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसीट के नाम से आप इसे जानते हैं। तो रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसीट आप इसे कहते हैं। राजस्व आय के बारे में हम लोग जानते हैं कि राजस्व आय क्या चीज है। मैंने कहा ना कि राजस्व आय में सरकार, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखा गया है, वो भी हम देखेंगे। पहले राजस्व आय में परिभाषा क्या है वो जरा देखो, या इसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है। तो राजस्व आय कुल मिलाकर के सरकार की आय ही तो है ना, सरकार की इनकम ही तो है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? सरकार को, सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में, सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष यानी कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में, सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में है ना, सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में मिलने वाली, मिलने वाली ऐसी आय, मतलब सरकार को मिलने वाला ऐसा पैसा जिससे, अब कैसा पैसा, यहां से समझना, ये मूल कॉन्सेप्ट है।
और यहीं से आपको चीजें समझ में आनी भी लगेगी, है ना। तो सरकार को मिलने वाला ऐसा पैसा, भाई आने वाले समय में सरकार को पैसा मिलेगा, तो कैसा पैसा, तो बोले ऐसा पैसा, समझना मेरे बात को, मैं रेवेन्यू रिसीट की बात कर रहा हूं, है ना। तो सरकार को मिलने वाला ऐसा पैसा, है ना, जिससे जिससे न तो सरकार की संपत्ति बढ़े, भाई सरकार को पैसा भी मिल रहा है, भाई आप सरकार हो, अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूं तो आपकी संपत्ति बढ़ना चाहिए ना, आ रही बात समझ में। तो याद रखना है इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। तो याद रखना थोड़ा टेक्निकल शब्द है और टेक्निकल शब्दों में ही हमें जाना पड़ेगा, उसी से चीजें समझ में आएगी। तो जिससे न तो सरकार की संपत्ति में, न तो सरकार की संपत्ति में, न तो ये न तो शब्द ज्यादा याद रखना है, न तो सरकार की संपत्ति में, न तो सरकार की संपत्ति में कमी हो, न तो सरकार की संपत्ति, संपत्ति का मतलब होता है असेट, है ना। तो न तो सरकार की संपत्ति में कमी हो, मतलब सरकार को पैसा भी मिले और सरकार की संपत्ति भी कम ना हो। अभी एग्जाम्पल से हम देखेंगे तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ना तो सरकार की संपत्ति में कमी हो और न ही सरकार की देयताओं में वृद्धि हो, और न ही सरकार की देयताएं, या देयताएं को आप एक और रूप में लिख सकते हैं, ऋण बोलते हैं, ऋण, है ना, कर्ज, या इसके लिए अंग्रेजी शब्द है लाइबिलिटीज। अभी एक एक चीजें समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। लाइबिलिटीज में वृद्धि हो, लाइबिलिटीज में वृद्धि हो, ये दो बातें आपको अगर समझ में आ गई तो आप बहुत ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, और आपको समझा के रहूंगा, ये मेरा वादा है ना। तो देखो क्या मैंने बताया, दो बातें इसके अंदर बताई कि सरकार को मिलने वाला ऐसा पैसा, कैसा पैसा, तो ऐसा पैसा जिससे ना तो सरकार की संपत्ति मेरे साथियों क्या हो, कम हो, है ना। देखो दो बातें मैंने आपको बताई और दोनों बातें मैं आपको यहां पर लिख करके बताता हूं। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो ये बताया कि ना तो सरकार की संपत्ति क्या हो, कम हो, असेट्स कम भी नहीं होना चाहिए, ये असेट्स नीचे एरो है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो याद रखना असेट्स कम नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, ना तो ऋण, या ऋण को हमने लिखा था लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज लिखा था ना, या डेप्ट भी आप इसे कहते थे, डेट, है ना। ना तो डेट मेरे साथियों क्या हो, बढ़े, ये भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम बोलेंगे सरकार की राजस्व आय का हिस्सा है। क्या सर परिभाषा पूछेगा, नहीं बेटा, एग्जाम्पल पूछेगा आपकी परीक्षा में कि कौन सा किसका उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया था कि राजस्व आय को दो भागों में डिवाइड करके देखा जाता है, एक को बोलते हैं टैक्स और दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स। आ गई बात समझ में। तो टैक्स और नॉन टैक्स, इन दो भागों में इसको डिवाइड करके देखा जाता है, इन दो भागों में इसको डिवाइड करके देखा जाता है। अब टैक्स में क्या क्या चीजें आती है जरा वो समझना। टैक्स के अंदर आता है मेरे दोस्त आपका इनकम टैक्स, या इनकम टैक्स की जगह ज्यादा सही शब्द है आप लिखिए इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। भाई टैक्स वाला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से और इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं। तो टैक्स से मिलने वाला जितना भी पैसा है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कारपोरेट टैक्स हो, चाहे वो है ना मेरे साथियों एक्सपोर्ट ड्यूटीज हो, किसी भी प्रकार का कर, टोल टैक्स भी, है ना, और एक लिखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का हिस्सा आता है ना। तो ये सरकार को हम देते, जैसे मैं अपनी इनकम पर सरकार को पैसा देता हूं, मान लेते हैं कि मैं अपनी इनकम पर सरकार को पैसा देता हूं, तो मेरी जेब से पैसा सरकार के पास जाएगा, तो सरकार का कौन सा हिस्सा है, वो राजस्व आय। क्यों, क्योंकि उससे मैंने टैक्स दिया ना सरकार को, तो सिंपल सी बात है टैक्स का हिस्सा जो है वो राजस्व आय का हिस्सा है ना। अगर मैं टैक्स दे रहा हूं सरकार को, क्या सरकार की संपत्ति में कोई कमी हो रही है क्या? अरे भाई मेरी जेब से पैसा सरकार के गुल्लक में जाएगा, सरकार की जेब में जाएगा, तो संपत्ति कमी कहां होगी, संपत्ति तो बढ़ेगी ना। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई ना।
ना तो सरकार की संपत्ति में कमी हो रही है, कमी हो ही नहीं रही है। मैं टैक्स दे रहा हूं तो सरकार की संपत्ति कम कैसे हो सकती है? और क्या उससे सरकार की लायबिलिटीज या ऋण वृद्धि हो रही? क्या मैं टैक्स दे रहा हूं तो क्या सरकार मुझे टैक्स में ब्याज सहित देगी? क्या पैसा नहीं देगी भाई। टैक्स सरकार को दिया गया एक हम कहे अनुदान है जो हम दे रहे हैं, भूल जाते हैं। ऐसा नहीं, हम सरकार को नहीं बोल सकते हम टैक्स देते हैं हमारे ऊपर खर्च करो, नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वही मैंने कहा। तो सरकार को जो जिससे भी टैक्स मिलता है, सरकार को जिन जिन टैक्स के माध्यम से पैसा मिलता है वो सरकार की कौन सी इनकम है? तो राजस्व आय है, रेवेन्यू इनकम के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू इनकम आप इसे कहते हैं। अब नॉन टैक्स में क्या आता है? देखो, नॉन टैक्स में आता है आपका जुर्माना, पेनल्टी बोल देते हैं इसको, पेनल्टी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति है ना, पेनल्टी के नाम से जानते हैं, मान लो कोई व्यक्ति रॉन्ग साइड चल रहा है गाड़ी से, तो मामा जी रोक लेंगे। मामा जी यानी कि मालवा में पुलिस वालों को बोलते हैं, तो मामा जी बीच में रोक लेंगे, बेटा किधर जा रहा है? बोले मामा जी बस यहीं जा रहा था पड़ोस में। रुक रुक बेटा, 200 रुपए का चालान बना जा, है ना, चालान पे कर जा, फिर चले जाना। बेटा रॉन्ग साइड चल रहा था। अगर किसी व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना है तो उसका चालान बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये चालान या पेनल्टी जो है ये नॉन टैक्स का हिस्सा है। आ गई बात समझ में? ये टैक्स के अंदर थोड़ी आता है, चालान टैक्स का हिस्सा थोड़ी है। फिर नॉन टैक्स में और क्या क्या आ सकता है भाई? सरकार के जो उपक्रम है, जैसे बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल तो अब रहा नहीं, बीएसएनएल की मैं बात करूं, एनटीपीसी की मैं बात करूं, ये जितने भी एलआईसी की मैं बात करूं, ये सरकार के उपक्रम है, ये सरकार के उद्योग है, सरकार के उद्यम स्थापित किए गए सरकार के द्वारा। तो ये जो सरकारी उपक्रम है जिन्हें पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से जाना जाता है, सार्वजनिक जितने भी उपक्रम होते हैं ना जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन्हें पीएसयू के नाम से जाना जाता है। तो ये पीएसयू से जो लाभ मिलता है भाई, ये भी तो एक कंपनी है ना, तो इससे कुछ कभी ना कभी तो बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है, कभी भी नुकसान में नहीं होती चीजें, लेकिन ठीक है, सरकार अपनी जगह है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो मैं कोई उद्यम स्टार्ट करूं, तो मेरे को नुकसान होगा तो मैं चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा? वैसे ही सरकार के भी तो उद्यम है, बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, एनटीपीसी, एलआईसी, ये सारे के सारे सरकार के उद्यम है। तो इन उद्यमों से जो लाभ मिल रहा है उससे भी मेरे दोस्त सरकार की संपत्ति कम नहीं हो रही, उल्टी बढ़ रही है। उससे भी सरकार की ऋण जो है वो बढ़ेगा नहीं, है ना, ऋण बढ़ेगा नहीं, उससे उल्टा कम होगा, क्योंकि उनके पास पैसा है तो वो लोन देंगे, सॉरी अपना कर्जा माफ करेंगे। तो ये बात आपको याद रखना। तो पेनल्टी के साथ साथ में नॉन टैक्स में एक और बातें लिखूंगा, पीएसयू से मिलने वाला लाभ, पीएसयू से मिलने वाला लाभ, मिलने वाला लाभ, पीएसयू से मिलने वाला लाभ, मिलने वाला लाभ। तो मेरे दोस्त जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, उनसे जो लाभ मिल रहा है वो भी राजस्व आय का हिस्सा है। ठीक है, वो भी क्या है? राजस्व आय का हिस्सा है। इसके अलावा हो सकता है, भगवान करे कभी ऐसा हो, मतलब हो भी रहा है ऐसे तो, कि हम इतने सक्षम हो जाए कि हम दूसरे को लोन दे सके। तो मान लो भारत सरकार के द्वारा किसी दूसरे देशों की सरकार को ऋण दिया गया, नेपाल सरकार को ऋण दिया गया, हम भूटान को दे सकते हैं, नेपाल को दे सकते हैं, यही दे सकते हैं, अमेरिका तो हमें देगा। खैर, भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो मान लो कि हमने लोन दिया नेपाल को, तो लोन दे रहे हैं हम, दे दिया हमने, अगले साल हमें जो ब्याज मिलेगा, ब्याज प्राप्ति, इंटरेस्ट पेमेंट जो मिलेगा हमें, है ना, वो किसका हिस्सा है? तो वो भी मेरे साथियों आपके राजस्व आय का हिस्सा है, क्योंकि नेपाल के द्वारा हमें ब्याज दिया गया है। याद रखना, नेपाल हमें क्या दे रहा है? ब्याज दे रहा है। तो जो ब्याज है वो किसका हिस्सा है? तो वो राजस्व आय का हिस्सा है, क्योंकि उस ब्याज से सरकार की संपत्ति में कमी नहीं होती है और नहीं सरकार का ऋण जो है वो बढ़ता है। तो हम क्या लिख सकते हैं नॉन टैक्स में? एक और हिस्सा वो है ब्याज प्राप्ति, ब्याज प्राप्ति, इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज प्राप्ति। ओके, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं। तो ये दरअसल इतनी बातें हैं जो राजस्व आय के अंतर्गत आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इसको एक बार और पढ़ो और फिर जवाब दो। जल्दी से बताओ, चलो बताओ भाई बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग रहना। तो ये बताओ इसका आंसर क्या है ना? आ गई बात समझ में? तो मैंने क्या बताया, एक बार रिवीजन करवा दूं। देखो, मैंने ये बताया कि सरकार की जो इनकम है उसे सार्वजनिक आय के नाम से जाना जाता है, पब्लिक इनकम बोलते हैं। सरकार की इनकम को दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है, एक है आपका राजस्व आय, दूसरा है आपका पूंजीगत आय। राजस्व आय में दो हिस्से हैं,
टैक्स और नॉन टैक्स। दरअसल राजस्व आय होती क्या है? तो राजस्व आय का मतलब सिंपल सा, ये दो बातें नीचे वाली याद रख लो कि सरकार को मिलने वाला ऐसा पैसा जिससे न तो सरकार की संपत्ति कम हो, न ही सरकार के ऋण में वृद्धि हो। ऋण को लाइबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। आ गई बात समझ में? ये दरअसल आपको समझना है। अब सरकार को टैक्स से जो पैसा मिल रहा है वो सरकार की कौन सी इनकम है? तो मुझे बताओ, टैक्स से जो पैसा मिल रहा है, क्या उस पैसे की वजह से सरकार की संपत्ति में कोई कमी हो रही है क्या? नहीं हो रही है। पहली शर्त पूरी हो गई? बिल्कुल हो गई। फिर दूसरी शर्त क्या है? क्या सरकार के ऋण में वृद्धि हो रही? क्या कैसे होगी? अरे भाई, टैक्स से मिलने वाला पैसा सरकार के ऋण में वृद्धि कैसे करेगा? नहीं करेगा। तो ये दोनों दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए टैक्स किसका हिस्सा है? तो राजस्व आय का हिस्सा है। भाई सरकार के जो उपक्रम है, जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल, एनटीपीसी, एलआईसी और भी जितने सारे उपक्रम हो सकते हैं, उनसे सरकार को कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, लाभ मिलेगा, पैसा कमाएंगे वो। तो उससे भी जो पैसा मिलेगा उससे क्या सरकार की संपत्ति में कमी हो रही? क्या नहीं हो रही, उल्टा सरकार की संपत्ति बढ़ेगी। क्या उन पैसों से सरकार के ऋण में कोई वृद्धि हो रही? क्या नहीं हो रही। तो ये भी कैसी इनकम है? तो याद रखना, ये भी कैसी इनकम है? राजस्व आय। पेनल्टी, मैंने कहा मामा जी ने कार का चालान काट दिया, हेलमेट नहीं था तो चालान काट दिया, तो चालान किसका हिस्सा है? क्या चालान से सरकार की संपत्ति कम हो रही है? क्या नहीं होगी। क्या चालान से सरकार के ऋण में कोई वृद्धि हो रही? क्या नहीं हो रही। तो ये भी किसका हिस्सा है? राजस्व आय का हिस्सा है। बस इतनी सी बात है, ये आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नहीं, रॉकेट साइंस है ही नहीं इसके अंदर, बहुत सिंपल है ना बेटा। 1.5 घंटा क्लास नहीं हो सकती, 1 घंटा ही होगी, है ना। 1 घंटा भी मैं क्लास ले लूंगा ना तो आप स्थिति में नहीं रहोगे कि आप पढ़ो फिर, इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ता है हमें। कक्षा को उतना ही मेंटेन लेकर के चलना पड़ता है जितना आप झेल सकते हैं। जिनका रिवीजन करना है बेटा, फाउंडेशन बेस से अगर आपने पढ़ लिया तो अब यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो, तो ये राजस्व आय समझ में आ गया आपको। अब राजस्व आय के अलावा दूसरी इनकम हम पढ़ते जिसे पूंजीगत आय के नाम से जाना जाता है। आइए जरा हम अब पूंजीगत आय के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगला पेज, और मैं अगला हेडिंग डाल रहा हूं, पूंजीगत आय। पूंजीगत आय, पूंजीगत आय। और पूंजीगत आय को आप लोग किस नाम से जानते हैं? कैपिटल इनकम के नाम से जानते हैं, या कैपिटल रिसीट के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो मैंने लिखा कैपिटल इनकम। पूंजीगत आय, कैपिटल इनकम के नाम से आप इसे जानते हैं, पूंजीगत आय। तो ये भी तो है, तो सरकार की इनकम ही ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे सरकार को मिलने वाला ऐसा पैसा जिससे, वही कहानी है कि आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार को मिलने वाला ऐसा पैसा, है ना। तो लिखेंगे, वो मैं छोड़ रहा हूं, सरकार की ऐसी इनकम डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब आप समझ गए हो कि ये सरकार को मिलने वाला आगामी वित्तीय वर्ष का ही पैसा है। सरकार की ऐसी इनकम, सरकार को मिलने वाला ऐसा पैसा, या सरकार की ऐसी आय जिससे, सरकार की ऐसी आय जिससे सरकार की ऐसी आय जिससे या तो सरकार की संपत्ति बढ़े, देखो यहां पर लिखा है या तो सरकार की, या तो सरकार की, या लिखा है, शब्दों का जरा याद रखना है। या तो सरकार की संपत्ति बढ़े, या तो सरकार की संपत्ति, संपत्ति का मतलब होता है असेट, में वृद्धि हो, या तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो, या तो सरकार की संपत्ति बढ़ जाए, या फिर भाई, या तो ये हो जाए या फिर क्या हो जाए, या फिर सरकार के ऋण में कमी हो। सरकार के ऋण, सरकार का जो कर्ज है, ऋण है,
उसमें क्या हो जाए, कमी हो जाए। कर्ज को आप लाइबिलिटीज भी बोलते हैं, देयता भी बोलते हैं, या तो सरकार के ऋण में कमी हो। तो इसमें भी दो शर्त आ गई। दो शर्त क्या है कि सरकार को मिलने वाला ऐसा पैसा जिससे या तो सरकार की संपत्ति जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। भाई या तो सरकार की संपत्ति बढ़ जाए या फिर ऋण में क्या हो जाए, कमी हो जाए। ऐसा ही क्या? ऐसा है, सरकार को मिलने वाला ऐसा पैसा जिससे या तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो। अच्छा, थोड़ा सा चेंजेस करना है यहां पर, वृद्धि की जगह यहां पर लिखना कमी। या तो सरकार की संपत्ति में कमी हो। अभी इसको और थोड़ा सा स्पष्ट मैं करूंगा ताकि आपको और चीजें समझ में आ जाए। या तो सरकार की संपत्ति में कमी हो या फिर सरकार के ऋण में क्या हो, वृद्धि हो। ऋण में वृद्धि हो या फिर सरकार के ऋण में क्या हो, वृद्धि हो, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है ना। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, कोई बात नहीं, कमी वृद्धि में कुछ हो गया। देखो, मैं सरकार को छोड़ के पहले अपने ही एग्जाम्पल की बात कर लूंगा या मैं अपने दोस्त के एग्जाम्पल की बात कर लूंगा। मेरा दोस्त है, मान लेते हैं इसका एबीसी नाम है, क्योंकि नाराज जल्दी होते हैं अपने दोस्त, है ना। ये दोस्त है, ये दोस्त, मेरे दोस्त तैयारी करता था दिल्ली पुलिस की, और दिल्ली पुलिस की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी में जाता था। कहां पर जाता था? लाइब्रेरी में जाता था। उज्जैन में कहीं लाइब्रेरी थी इसकी, वहां पर जाता था। इसकी बात दरअसल पीली वाली से हुई। पीली वाली समझते हो? कोई महिला मित्र होगी इसकी, है ना। चाय वाय पीते पीते बात हुई कि हाँ तुम भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो। बोले हाँ हाँ मैं भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। तो ये भी कहाँ कम था, इसने बोला अरे मैं भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। एक बार तो दिल्ली पुलिस फाड़ दिया था हमने, और दूसरी बार दे रहा हूँ, बस पिछली बार फिजिकल में रह गया था। ठीक है, वो बहकावे में आ गई होगी पीली वाली, और बहकावे में आ गई तो उसे ऐसा लगा कि चलो इससे कुछ टिप्स मिल जाएगी। तो उसने चाय पीना शुरू कर दिया साथ में। चलो दिन में नींद आती है, बहाने मारने लग गई वो कि दिन में नींद आती है, चलो चाय पी के आते हैं। तो बोले ठीक है चाय पीने चलते हैं। चाय पीने गए। अब चाय से मामला ऐसा हुआ कि पीली वाली ने कहा यार ये तो पक्का दिल्ली पुलिस में हो जाएगा, है ना। इससे तो चाय नहीं, इससे किसके साथ तो गोवा जाना पड़ेगा। हो सकता है कि पुलिस में हो जाने के बाद शादी रचानी पड़े, है ना। अभी तो कोई प्लान नहीं इसका पीली वाली का, लेकिन बाद में हो सकता है। ये नस काटने के लिए भी तैयार हो गया, है ना, कि मैं नस काट लूंगा, नहीं होगी शादी तो। अब समझ लो तुम, मामला बहुत आगे बढ़ गया है, संगीन हो गया है। मान लेते हैं इस इस व्यक्ति के पास में, ये मेरा दोस्त है ना, इसके पास में 5 हेक्टेयर जमीन है। याद रखना, इसके घर पर 5 हेक्टेयर जमीन है ना। इसके पास एक बाइक भी है, एक इसके पास बाइक है जिसपे ये पीली वाली को घुमाता है, डोमिनोज पिज्जा खिलाने ले जाता है। ठीक है, ये दोनों इसकी संपत्ति है। भाई जमीन इसकी संपत्ति है ना, बाइक भी इसकी संपत्ति है, कल हमने पढ़ा था संपत्ति है ना। तो पीली वाली ने कहा कि ठीक है अब जो भी है मुझे नहीं पता, हम लोगों को मसूरी जाना है। हमें नहीं पता मसूरी ले जाए या गोवा ले जाए, मसूरी पहाड़ों की नगरी में जाना है, हमें नहीं पता, दिल्ली पुलिस का फिजिकल होता रहेगा जब होगा, हमें तो मसूरी ले जाओ, हमें नहीं पता। बस झगड़ा वगड़ा कर लिया भाई साहब। क्यों झगड़ा कर लिया? क्योंकि इस बंदे के पास में पैसे नहीं है। पहला ही बेचारा लाइब्रेरी की फीस भी दूसरे दोस्तों से ले लेके जमा कर रहा है, डोमिनोज पिज्जा भी दूसरे दोस्तों से ले लेके ही खिला रहा है इसको, है ना। अब इसने कहा पीली वाले ने कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे मसूरी ले चलो आप, दिल्ली की ट्रेनिंग कैसे होती है वो बाद में देख लेंगे, हम लोग पहले मसूरी देखेंगे, पहले पहाड़ों को देखेंगे। अब इसके पास पैसा नहीं, तो मुझे बताओ ये क्या कर सकता है। इसके पास पैसा नहीं है, इस व्यक्ति के पास पैसा नहीं, इसको मसूरी ले जाना जरूरी है, नहीं तो इधर मामला बिगड़ जाए। आपको पता ही है, दूसरा दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाला लड़का भी उसी लाइब्रेरी में बैठा है और वो भी पास हो गया है। तो पीली वाली का भरोसा नहीं अब। अगर ये नहीं तो फिर एक शेर याद आ रहा है मुझे इसके ऊपर, है ना। और वो शेर क्या है? तू नहीं तो कोई और सही, है ना। दुनिया छोटी थोड़ी है, तू नहीं तो कोई और सही, वैसा ही कुछ। तो अब इसके पास में दबाव बन रहा है, अब इसके पास में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं सर छोड़ देगा, सर ऐसी पटाएगा ही नहीं, है ना। तो याद रखना ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, बड़ी मुश्किल से तो मिली है बेचारे को। तो ये क्या कर सकता है, इसके पास दो ऑप्शन है। या तो ये अपने दोस्तों से उधार लेगा, जो कि आप लोग बोल भी रहे हैं। तो या तो ये अपने दोस्तों से क्या ले लेगा, उधार ले लेगा। उधार का मतलब है कर्ज ले लेगा, कर्ज का मतलब है लोन ले लेगा। लोन का एक और मतलब होता है लायबिलिटीज बढ़ा लेगा।
लायबिलिटीज क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। आ गई बात समझ में? तो लायबिलिटीज समझ में नहीं आया हो तो भी आप इतना समझे कि कर्ज बढ़ा लेगा, लोन ले लेगा और फिर इसको मसूरी ले जाएगा। तो पहला ऑप्शन है तो कर्ज बढ़ाना, है ना, लोन लेकर के मसूरी ले जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन, इसके ऑप्शन तो ढेर सारे हैं पर मैं केवल 2 ही ऑप्शन आपको बताऊंगा और वही जरूरी, वही हमें पढ़ना है। दूसरा ऑप्शन है ये अपनी बाइक को गिरवी रख दे, या हो सकता है बेच दे, है ना, ये अपने 5 हेक्टेयर जमीन में से 2 हेक्टेयर जमीन जो है वो बेच दे। आ रही बात समझ में? तो ये संपत्ति है, बाइक और हेक्टेयर, बाइक और जमीन इसकी संपत्ति है। इस बाइक को बेच करके या संपत्ति को कम करके 5 हेक्टेयर में से 2 हेक्टेयर जमीन निकाल करके संपत्ति को कम करके भी तो मसूरी ले जा सकता है ना, तब भी तो इसको पैसा मिल जाएगा। तो इसके पास पैसा प्राप्त करने के 2 उपाय मैंने आपको बता दिए, या तो कर्ज लेके पैसा मिल जाए इसको, या फिर अपनी संपत्ति बेच के। सरकार के पास भी 2 ऑप्शन है। पूंजीगत आय का मतलब क्या है वो देखो। अब सरकार की ऐसी आय जिससे या तो सरकार की संपत्ति में कमी हो, या तो ये सरकार है, अब ये मेरा दोस्त नहीं, सरकार है, मोदी जी मान लो, नहीं मोदी जी नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है, हो सकता है। तो मोदी जी है, या तो मोदी जी इसको मसूरी लेकर के जाए तो अपनी संपत्ति बेच करके जाए कि भाई चलो भाई पैसे नहीं तो संपत्ति, अरे अपन तो फकीर आदमी झोला लेके चल देंगे, तो मान लो झोला लेके चले क्योंकि झोले में पैसे रखना है। तो पैसे रखना है तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, बाई बेचनी पड़ेगी मोदी जी को, या 5 हेक्टेयर जमीन में से 2 हेक्टेयर निकालनी पड़ेगी, तभी तो मसूरी जा पाएंगे ना। तो या तो अपनी संपत्ति में कमी करके उसको पैसे की प्राप्ति हो, मोदी जी को पैसा मिले, या फिर मोदी जी ऋण लेकर के अपने दोस्तों से क्या करे, इसको मसूरी ले जाए। तो ये 2 ऑप्शन मैंने आपको यहां पर बताए हैं। तो सरकार की इनकम का भी यही 2 तरीका है जिसे पूंजीगत आय के नाम से आप इसे जानते हैं। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना पूंजीगत आय में, कि या तो सरकार की संपत्ति जो है वो कम हो, या फिर मेरे साथियों ऋण जो है वो क्या हो, बढ़े। ये इनकम है, ठीक है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से वो जरा समझो, या पूंजीगत आय के उदाहरण कौन कौन से। ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, मैं समझ रहा हूं, ठीक है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से, देखो देखो इसके उदाहरण कौन कौन से उदाहरण है इसके, परीक्षा में यहां से सवाल आते हैं। भाई सरकार को अगर पैसों की जरूरत है तो सरकार विदेशों से पैसा ले ले, या विश्व बैंक से पैसा ले ले, IMF से पैसा ले ले, कर्जा ले ले, तो सरकार द्वारा लिया गया ऋण, ये ऋण कहां से लिया गया, विदेशों से लिया गया, ऐसा आप लिखे। तो लिखेंगे सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण, इसका उदाहरण है सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण, सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण, सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण, लिया जाने वाला ऋण, सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण। अब ये ऋण भारत सरकार जो है कहां कहां से ले सकती है, तो विदेशों से ले सकती है, विदेशी बैंकों से ले सकती है, अलग अलग स्थानों से ये ऋण जो है वो ले सकती है। आ गई बात समझ में? हम पढ़ेंगे कि सरकार ऋण कहां कहां से लेती है, पर फिलहाल इतना समझे कि सरकार द्वारा विदेशों से लिया गया ऋण या फिर भारत के अंदर से ही लिया गया ऋण, जो कुछ भी हो आप इसको कॉन्सेप्ट में ग्रुप में देख सकते हैं, है ना। तो सरकार अगर लोन लेगी तो भी सरकार की लायबिलिटीज बढ़ेगी, लिखा हुआ है ना, ऋण लेगी तो सरकार का कर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। तो मुझे बताओ सरकार के ऋण में वृद्धि हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई। या फिर सरकार क्या करे, सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम है, जैसे सरकार रेलवे की हिस्सेदारी को बेच रही है, सरकार BSNL LIC की हिस्सेदारी को बेच रही है, तो सरकार जब सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री करती है तो उसे बोलते हैं अंग्रेजी में डिसइन्वेस्टमेंट, है ना, हिंदी में बोलते हैं विनिवेश। क्या बोलते हैं, विनिवेश। तो याद रखना है PSU का जो विनिवेश है, दूसरा एग्जांपल क्या लिखेंगे, PSU का विनिवेश, PSU का विनिवेश, PSU का विनिवेश। अब भाई दिल्ली पुलिस वालों, यहां से सवाल आपकी एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, मैं कल क्वेश्चन भी लेकर के आ जाऊंगा इसके। PSU का विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि निवेश का उल्टा है ये। तो PSU जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, उनका विनिवेश कर देना, LIC की हिस्सेदारी को बेच देना, NTPC की हिस्सेदारी को बेच देना, रेलवे के शेयरधारिता को बेच देना, तो ये भी इसका एग्जाम्पल आता है, ठीक है। आ गई बात समझ में? ओके ओके। तो मुझे बताओ अगर सरकार अपनी संपत्ति का एक हिस्सा बेचेगी, सरकार का मतलब मेरा दोस्त मोदी जी, मेरे दोस्त नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा दोस्त और मोदी जी, आप कल्पना कर लो। तो मोदी जी अगर विदेशों से ऋण ले लें तो सर मोदी जी का कर्ज बढ़ जाएगा, मोदी जी का नहीं, वो तो सरकार के हिस्से हैं तो सरकार का कर्ज बढ़ेगा,
भारत सरकार का कर्ज बढ़ेगा। या फिर क्या हो जाए, मोदी जी क्या करें, मोदी जी या फिर क्या करें, तो याद रखना मोदी जी अपनी संपत्ति को बेच दे, बाइक को बेच दे, जमीन को बेच दे, तो भी पैसा सरकार को मिल जाएगा। तो दरअसल इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं, पूंजीगत आय के नाम से जानते हैं। बस ये इतनी सी बात है क्योंकि आपको यहां पर पढ़ना है, याद रखना है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट यहां से बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, इसलिए मैंने इसको करवा दिया। ओके, बताओ भाई, ये दोनों मामले पेचीदे हैं, इन दोनों को अच्छे से आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। और मैं तो कहता हूं एक दिन में एक ही पढ़ो, क्यों ज्यादा पढ़ना है, अभी कौन सी आपकी एग्जाम है ना, एक दिन में एक टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। तो पूंजीगत आय का मतलब ये होता है, ये मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। ओके भाई, बढ़े आगे बढ़े। ओके ओके, ठीक है भाई। चलो अगला है सार्वजनिक आय, हो गया। अब हमारा हिस्सा है सार्वजनिक व्यय का, तो मैं अगला हेडिंग डाल रहा हूं सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक व्यय, और इसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से आप इसे जानते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से आप इसे जानते हैं। तो पहला है सार्वजनिक आय और दूसरा हिस्सा कौन सा है, सार्वजनिक व्यय। अब सार्वजनिक व्यय का मतलब क्या है, तो सरकार का आगामी वित्तीय वर्ष में जितना भी खर्चा होने वाला है उसी को सार्वजनिक व्यय के नाम से जाना जाता है ना। तो इसमें हम लिखेंगे, सार्वजनिक व्यय में हम लिखेंगे लिखेंगे सरकार का चलो इसमें क्या लिखेंगे, सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में मिलने वाली, सॉरी, सरकार का आगामी वित्तीय वर्ष में होने वाला होने वाला कुल व्यय, है ना। तो सरकार का जो आगामी वित्तीय वर्ष है उसमें होने वाला टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना है, उसी को हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक व्यय। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, है ना। ओके ओके, हाँ जी।
टोटल एक्सपेंडिचर फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, क्या बोलेंगे इसे? तो टोटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना? चलो ठीक है, चलो देखो अब इसके कितने प्रकार है? 2 प्रकार। इसके कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो वही, एक को हम बोलते हैं राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं भी आगे लिखवाऊंगा। और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, है ना? इन दोनों के बारे में मैं बताऊंगा, डोंट वरी, है ना? सबसे पहला हम राजस्व व्यय के बारे में पढ़ते हैं कि राजस्व व्यय क्या है। तो हेडिंग डालेंगे, सबसे पहला लिखेंगे राजस्व व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या चीज है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का खर्च है ना ये। तो सरकार का ऐसा खर्च, क्या लिखेंगे इसके अंदर? लिखो सरकार का ऐसा खर्च जिससे सरकार का ऐसा खर्च जिससे, अब इसमें भी 2 कंडीशन होगी, है ना? सरकार खर्च करे तो सरकार का ऐसा खर्च जिससे न तो सरकार की संपत्ति बढ़े, न तो सरकार की संपत्ति बढ़े, न तो न तो सरकार की संपत्ति, न तो सरकार की संपत्ति यानी कि असेट्स, न तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो, न तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो, और न ही सरकार के ऋण में कमी हो, और न ही सरकार के ऋण में कमी हो। जैसे देखो, कर्जा मेरे ऊपर भी है, लोग मेरी तरफ भी पैसा मांगते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने भी ले रखा है लोगों से पैसा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो घरेलू आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की आवश्यकता है। तो कर्जा तो होता ही, हर व्यक्ति का होता है। तो मान लो मेरे पास में 5 लाख रुपए रखे हैं, क्योंकि नहीं है, लेकिन मान लो कि रखे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं उसको खर्च करूंगा, बिल्कुल खर्च करूंगा। तो या तो मैं ऐसी तरीके से खर्च करूं, समझना मेरी बात को, या तो मैं उन 5 लाख रुपए का ऐसी जगह खर्च करूं कि मेरा लोन कम हो जाए,
है ना, और या फिर मैं ऐसा खर्च करूं कि मुझे मेरे पास में संपत्ति बढ़ जाए। जैसे 5 लाख में से अगर मैं प्लॉट ले लूंगा तो मेरी संपत्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, एक असेट मेरे साथ में जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी, बिल्कुल। अगर मैं कार ले लूंगा तो मेरी संपत्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, है ना। तो याद रखना है, सरकार खर्च कर रही है तो मेरे पास जो पैसा है वो मैं खर्च कर रहा हूं, मैं अपने आप को सरकार मान रहा हूं, आप भी अपने आप को सरकार मानो। और मान लो आपकी कोई कंपनी है, एबीसी नाम की कोई कंपनी है, उसके अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं, तो उन 50 लोग को आप सैलरी दोगे कि नहीं दोगे, बिल्कुल दोगे सर। तो याद रखना, उनको जब आप सैलरी दोगे तो आपकी जेब से पैसा उन कर्मचारियों की जेब में जाएगा ना, तो उससे आपकी संपत्ति में कमी होगी कि बढ़ोतरी होगी, ये बताओ, बढ़ोतरी होगी या कमी होगी। भाई आपकी जेब से पैसा लोगों की जेब में जा रहा है, कर्मचारियों की जेब में जा रहा है, तो आपकी जेब में से तो कमी हो गई ना, तो आपके पास जो संपत्ति थी उसमें तो कमी हो गई ना। तो इसमें क्या लिखा है, सरकार का ऐसा खर्च जिससे न तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो और न ही सरकार के ऋण में कमी हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझो, यहां से बहुत सारे सवाल आते हैं राजस्व व्यय से। मुझे बताओ, सरकार या आप लोग किसी व्यक्ति को सैलरी दोगे, या सरकार, मान लो आप ही दिल्ली पुलिस में चले गए तो आपको सैलरी मिलेगी सरकार की जेब से, तो आपको जब सैलरी मिल रही है तो क्या इससे सरकार की संपत्ति बढ़ रही है, क्या नहीं बढ़ रही है ना। क्या इससे सरकार के ऋण में कोई कमी हो रही है, क्या नहीं हो रही। भाई जो काम है वो तो देना ही पड़ेगा ना, जो सैलरी है वो तो देना ही पड़ेगी ना, आ रही बात समझ में, तो सैलरी तो देना ही पड़ेगी। तो मैं वही आपको कहना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करना। और बात यह है कि सरकार जो आपको सैलरी देती है वो सरकार का कैसा खर्च है, वो राजस्व व्यय है। इसके बाद में सरकार आपको देगी पेंशन, जब आप बुढ़े हो जाओगे तो सरकार आपको पेंशन भी देगी, है ना, सरकार पेंशन देती है, तो सरकार का भी खर्च है ये। और सरकार इसके साथ साथ आपको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी तो देगी ना, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप देगी मेरे साथियों, सरकार का ये भी खर्च है। सरकार कई बार सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी से सरकार की संपत्ति में कोई कमी नहीं होती है, सॉरी कोई वृद्धि नहीं होती है, और सरकार के ऋण में भी कोई कमी नहीं होती। सब्सिडी देगी तो अपनी जेब से देगी, है ना, तो सब्सिडी हो गया आपका इसमें एक एग्जाम्पल। सरकार पेंशन देती है। अच्छा, इसके अलावा सरकार ने अगर मान लो विदेशी संस्थाओं से या विदेशी बैंकों से ऋण ले रखा है तो सरकार उसका ब्याज भी तो देगी ना, इंटरेस्ट पेमेंट, तो ब्याज अदायगी बोलते हैं इसको, ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी, इंटरेस्ट पेमेंट बोलते हैं इसको। सरकार जब ब्याज देती है ना दूसरे देशों को या विश्व बैंक को या किसी भी तरीके से, तो वो भी सरकार का कैसा हिस्सा है, तो राजस्व व्यय का हिस्सा है। तो मेरे दोस्त ये भी आपत्ति व्यय भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आप झेल नहीं पाओगे, इसलिए इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा अब आपकी बस की बात नहीं है, तो इतना भर जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ के आइएगा, समझिएगा, कोशिश करिएगा देखने की, हर चीज आपको आसानी से समझ में आएगी, विश्वास करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष वार्ता अब आपसे कल करेंगे, कल शाम को 6 बजे फिर से मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नई ऊर्जा के साथ में। बजट का ही पार्ट हम पढ़ेंगे कल, हम घाटों को भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रमुख घाटे हैं और परीक्षा में वहां से किस किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास जरूर एक बार बताना। बेटा इसको एक बार रिवीजन करना ही पड़ेगा आप लोगों को, आप कमेंट करके करते हुए क्लास को करोगे तो फिर कैसे समझ में आएगी चीज, आएगी, मुझे भरोसा है चीजें समझ में आएगी। ठीक है, कई लोगों को समझ में आ भी गई है, क्रिस्टल क्लियर हो गया है। पढ़ना तो पड़ेगा 3-4 बार, देखो मैं भी जब क्लास में आता हूं तो उसके पहले पढ़ के आता हूं, है ना, जबकि मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, तो थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे कल शाम को 6 बजे, नमस्कार।